आज हम लोग वर्ग 18 के तत्व या शून्य वर्ग के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम कई नामों से जानते हैं। उत्कृष्ट गैसें, निष्क्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, विभिन्न प्रकार के नामों से इन्हें जाना जाता है। तो इस वर्ग में कुल आपके 7 तत्व हैं: हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान तथा ओगनेशन। ये अभी ओगनेशन जो है अभी हाल ही में खोजा गया है। 118वां तत्व है, जो अभी कहा गया कि 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो 118वां तत्व जो है ये आपका ओगनेशन है, जिसका संकेत जो है ओची है। ठीक है, इसमें अभी तो ओगनेशन अभी खोजा गया है। और रेडान जो है, इन सभी में रेडान आपका रेडियो एक्टिव होता है। अभी ओगनेशन के गुणों के बारे में अध्ययन नहीं हो पाया है, इसलिए इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। ये जो अक्रिय गैसों में जो हीलियम गैसें हैं, ये वॉल्केनिक गैसों में कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। वॉल्केनिक गैसें जो ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप गैसें निकलती हैं, उनको वॉल्केनिक गैसेस कहते हैं। उन वॉल्केनिक गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ हीलियम भी उसमें उपस्थित होता है। हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड का लगभग 76% भाग जो है हाइड्रोजन से बना हुआ है। और हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है ब्रह्मांड में, वह आपका हीलियम है, जो कि लगभग पूरे ब्रह्मांड का लगभग 21% होता है। और रेडान को छोड़ करके जो अन्य सभी अक्रिय गैसें हैं, ये वायुमंडल में पाई जाती हैं। पूरे वायुमंडल का लगभग 1% जो है वह अक्रिय गैसें की होती हैं, जिसमें रेडान नहीं पाया जाता। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान, ये सब गैसें जो है वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसमें हीलियम गैस जो है वह कुछ रेडियो एक्टिव खनिजों में, जैसे मोनेजाइट सैंड जो होता है वह सीरियम, थोरियम और लैंथनम के फास्फेट होते हैं। तो वो जो खनिज होता है उनको संयुक्त रूप से हम मोनेजाइट सैंड कहते हैं। मोनेजाइट सैंड, क्लीवाइट जो यूरेनियम का खनिज है, UO2 और पिच ब्लेंडेड, ये भी आपका यूरेनियम का खनिज है, जिसे U3O8 इसका सूत्र है। आदि में ये हीलियम गैस कुछ मात्रा में उपस्थित होती है। वायुमंडल में अल्प मात्रा में, मैंने कम मात्रा, लगभग बता रहे हैं, लगभग पूरे वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उसका लगभग 1% केवल ये जो अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो कम मात्रा में पाए जाने के कारण इनको हम दुर्लभ गैस भी कहते हैं। और हीलियम को छोड़कर इसमें देखते हैं सबके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जानते हैं कि हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इन हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सबके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनके कोश पूर्ण होते हैं। और कोश पूर्ण होने के कारण ये दूसरे तत्वों से क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस जैसे उत्कृष्ट धातु होते हैं, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब अब उत्कृष्ट धातु होते हैं जो कि अन्य तत्वों से विक्रिया नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी अन्य तत्वों से विक्रिया नहीं करते, इसलिए इसको उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस भी कहते हैं। अब थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखेंगे तो अभी कहा गया कि इस वर्ग में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान तथा ओगनेशन है। अब परमाणु क्रमांक अगर इनका लिखा जाए तो इसके लिए जो आपका जो है मैजिक नंबर होगा इस समूह के लिए, तो हो जाएगा आपका 8, 8, 18, 18, 32, 32। अगर ये हमको संख्या मालूम रहेगा, जिसको मैजिक नंबर कहते हैं, इस मैजिक नंबर की सहायता से हम इन तत्वों का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, 2 में 8 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 8 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 18 जोड़ देंगे 36, 36 में 18 जोड़ देंगे 54, 54 में 32 जोड़ देंगे 86, 86 में 32 जोड़ देंगे तो 118। तो अगर मैजिक नंबर याद रहेगा तो इनका हम परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं।
और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर ध्यान से देखा जाए तो हीलियम में यहाँ पर 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन हीलियम को छोड़ करके शेष में आप देखेंगे कि अंतिम कोश के 2 उपकोशों में, जैसे S और P उपकोशों में S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात इनका देखिए 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट कोश के S और P उपकोश में क्रमशः 2 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इनका हम समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ns2 np6 होता है। n माने कोश की संख्या है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संदर्भ में हम लोग देखा। और देखेंगे अब इनके जो अक्रिय गैसें हैं इनके थोड़ा भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो भौतिक और रासायनिक गुण के देखेंगे। पहले परमाणु त्रिज्या। तो हम लोग जानते हैं किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान और धीरे धीरे घटता है, लेकिन जो 18वें वर्ग का तत्व है उनकी जो परमाणु त्रिज्या है वो 17वें वर्ग के तत्वों से अधिक होती है, क्योंकि इनका अंतिम कोश पूर्ण होता है। अंतिम कोश पूर्ण होने के कारण नाभिक और अंतिम कोश के बीच जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल कम लगता है। आकर्षण बल कम लगने के कारण इनकी परमाणु त्रिज्या जो है वह हैलोजनों की अपेक्षा अधिक होती है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, किसी वर्ग की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। आयनन एंथैल्पी हम लोग जानते हैं इनका अंतिम कोश पूर्ण होता है। अंतिम कोश पूर्ण होने के कारण अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी आयनन एंथैल्पी भी उच्च होती है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। अगला है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम लोग जानते हैं कि किसी परमाणु के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जब आता है तो जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और चूंकि इनका अंतिम कोश पूर्ण होता है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वह शून्य होता है। और चौथा है विशिष्ट ऊष्मा अनुपात। विशिष्ट ऊष्मा अनुपात क्या है? स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, अर्थात Cp और Cv का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा अनुपात। तो अक्रिय गैसों के लिए जो Cp और Cv का अनुपात होता है वह लगभग 1.67 होता है। और जो भी एक परमाणु अणु होते हैं उनके लिए जो विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात लगभग 1.67 होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अक्रिय गैसें होती हैं वो सभी की सभी एक परमाणु होती हैं। मतलब हीलियम का सूत्र हम लिखेंगे तो He लिखेंगे, He2 नहीं लिखेंगे। जैसे ऑक्सीजन O2 होता है वैसे हीलियम को हम He लिखेंगे, नियान को Ne लिखेंगे, Ne2 नहीं लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाशीलता, जैसा कि अभी बताया गया कि अंतिम कोश पूर्ण होने के कारण ये दूसरे तत्वों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए रासायनिक दृष्टि से प्रायः यह अक्रिय होते हैं। लेकिन जेनान का जो आयनन एंथैल्पी है वह जेनान का आयनन एंथैल्पी कम होने के कारण ये थोड़ा सा दूसरे तत्वों से जैसे ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से अभिक्रिया करके कुछ यौगिक बनाता है जेनान, क्योंकि इसकी आयनन एंथैल्पी निम्न होती है। एक वैज्ञानिक थे वो बॉटलेट ने बताया कि ऑक्सीजन की और जेनान की जो आयनन एंथैल्पी होती है वह लगभग बराबर होती है। तो इस आधार पर उसने कहा कि जब आयनन एंथैल्पी दोनों का बराबर है तो जिस प्रकार से ऑक्सीजन क्रियाशील होता है और भिन्न भिन्न प्रकार का यौगिक बनाता है, वैसे जेनान भी ऑक्सीजन की तरह क्रियाशील होता है। और इस आधार पर बॉटलेट ने कुछ यौगिकों का निर्माण किया। तो जेनान यहाँ पर दिखाया गया है कि जेनान जो है जैसे ऑक्सीजन क्रियाशील होता है वैसे जेनान भी क्रियाशील होता है। और जेनान जो है वो फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कुछ यौगिक बनाता है, जैसे जेनान डाइफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड, जेनान हेक्साफ्लोराइड
जेनान ट्राईऑक्साइड, जेनान ऑक्सी डाइफ्लोराइड और जेनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो जेनान के यौगिक हैं। क्योंकि जेनान का आयनन एंथैल्पी कम होता है, इसलिए जो है इसकी क्रियाशीलता जो है अन्य की अपेक्षा अधिक होता है और इसलिए ये कुछ जो है यौगिक बनाते हैं। ये तो अक्रिय गैसों के गुणों के बारे में था। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि अक्रिय गैसों का उपयोग क्या है। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ से देखेंगे हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरा जाता है। गुब्बारे जो उड़ते हैं उसमें हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम भी होता है। और दूसरा देखेंगे कि हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग गोताखोर श्वसन क्रिया के लिए करते हैं। गोताखोर मतलब जो पानी के अंदर जाते हैं तो उनको श्वसन क्रिया के लिए मतलब वायु चाहिए, तो उसमें क्या होता है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण उनके जो सिलेंडर होता है, श्वसन क्रिया के लिए जो सिलेंडर होता है उसमें हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है श्वसन क्रिया के लिए। और जो दमा के मरीज होते हैं, जो अस्थमा के मरीज होते हैं, श्वास संबंधी जिनको बीमारियां होती हैं, उनको जो है हीलियम और ऑक्सीजन मिश्रण का उपयोग वो दमा के मरीजों के लिए किया जाता है, जिसमें 80% लगभग हीलियम होता है और 20% उसमें ऑक्सीजन होता है। इस मिश्रण का उपयोग श्वसन संबंधी बीमारियों में प्रयुक्त किया जाता है। अगला है नियान का उपयोग नियान लैंप बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग वायुयान के लिए सूचक का कार्य करता है। हवाई पट्टियों पर जो सिग्नल का काम करता है वह नियान लैंप होता है, जो दूर से ही जो है वह कह सकते हैं सिग्नल मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो हवाई पट्टियों पर नियान लैंप का प्रयोग किया जाता है। नियान का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण में भी किया जाता है। नाइट्रोजन और आर्गन, जिसमें 26% नाइट्रोजन और 74% आर्गन होता है, इस मिश्रण का उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। हम लोग जानते हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं कि विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन और आर्गन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। आर्गन का उपयोग अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है। जहाँ पर अक्रिय वातावरण उत्पन्न करना है वहाँ पर अक्रिय आर्गन का हम प्रयोग करते हैं। क्रिप्टॉन का उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। क्रिप्टॉन 85 का उपयोग क्रिप्टॉन परमाणु लैंप बनाने में किया जाता है। और जेनान का उपयोग अनावेशित विकिरणों, अनावेशित विकिरण मतलब जिस पर कोई आवेश न हो, जैसे न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता, तो इनकी उपस्थिति का पता करने के लिए, जैसे न्यूट्रॉन कहीं पर है कि नहीं, गामा किरणें हैं कि नहीं है, तो उनका पता करने के लिए जेनान का हम प्रयोग करते हैं। और रेडान का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो को देख करके हम लोग नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।